अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। निगरान हुकूमत के हवाले से पिछला हफ्ता खासा दिलचस्प रहा क्योंकि हर एक की जो प्रेडिक्शन थी वो तकरीबन गलत साबित हुई और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके चुने गए वो शायद अचानक ही किए गए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि चुना किसने गया या किसकी तरफ से गया, लेकिन सवाल यह है कि आया ये जो चैलेंजेस हैं जो उनके सामने दरपेश हैं, क्या उन चैलेंजेस से वो सही मायनों में निबरत आजमा हो सकेंगे। एक ऐसे मौके पर जबकि तमाम बड़ी जमातें न सिर्फ इस बात पर इख्तलाफ रखती हैं कि इंतखाबात कब होने चाहिए, बल्कि ये भी इख्तलाफ रखती हैं कि आया नई मरदमशुमारी से होने चाहिए या पुरानी मरदमशुमारी से होने चाहिए। और ऐसी सूरत में भी जब दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दो बड़े सूबों में न सिर्फ वाक़यात में इजाफा हो रहा है बल्कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम भी तवज्जो तलब हैं। इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए यकीनन जो निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब हैं उनके सामने चैलेंजेस की एक बड़ी फहरिस्त है। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक बड़ी जमात को सियासी पूल से माइनस करने के बाद जो बाकी जमातें हैं, जिनमें ज़्यादातर जमातें एक दूसरे की इत्तेहादी रही हैं साबका हुकूमत में, क्या वो इलेक्शन के मैदान में अलाइंसेस की सूरत में उतरेंगी या फिर एक दूसरे के खिलाफ मुकाबलेबाजी करेंगी। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में ये बात भी दिलचस्प होगी कि जो नई सियासी जमातें या नौमौलूद सियासी जमातें हैं उनका इंतखाबात में कितना हिस्सा होगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि निगरान हुकूमत के चैलेंजेस क्या हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा जमातें जो हैं वो आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या लाहेअमल इख्तियार करेंगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ना सहाफ़ी हैं बल्कि अब माशाल्लाह से एंकर पर्सन भी हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने रिसेंटली अपना प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन इससे हट के एज एन एनालिस्ट मैं आपसे आज कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी, वो ये कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था निगरान हुकूमत को चूज़ करने के हवाले से जो शख्सियत चुनी गई, पूरे वीकेंड पे इस पर डिबेट होती रही कि आया ये शख्सियत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने चुनी है या ये कहीं से चूज़ करने के बाद सामने आई है। इस पर आपका क्या टेक है? थैंक यू सना। मुझे लगता है कि ये जो शख्सियत हमारे सामने आई ये राजा रियाज साहब के कैंडिडेट थे और राजा रियाज साहब अक्सर मौक़ों पे उन्होंने ये फरमाया था कि मैं जो कैंडिडेट दूंगा वही कैंडिडेट सामने आएगा। क्या ये वो कैंडिडेट हैं जिनको बड़े मियाँ साहब ने चुना या जरदारी साहब ने चुना या दीगर इत्तेहादी जमातों ने ये नाम फॉरवर्ड किया, मेरा नहीं ख्याल। अगर इस हवाले से आप देखें जो नवाज शरीफ साहब के अपने इत्तेहादी हैं, अब उनसे भी आपको मुख्तलिफ किस्म के बयानात सुनने को मिल रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब ने तो एक पूरा ख़त लिख दिया। अहमद वली खान जो ANP के एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म है ये एक मोहरे से ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ और बातें भी उन्होंने कहीं। तो मुझे यही लगता है कि ये जो नाम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, ऑल्दो कि उनकी जो अपनी शख्सियत है गैर बड़ी डिसेंट है, बड़े डिसेंट है और बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन ये जो नाम है ये राजा रियाज साहब का नाम है। अच्छा, आपको वाकई लगता है कि राजा रियाज साहब का नाम है? क्योंकि पिछले 16 माह में हमने राजा रियाज साहब को एज एन इफेक्टिव अपोजिशन लीडर नहीं देखा पार्लियामेंट में, तो आपको क्या वाकई लगता है कि इतनी सोच विचार के बाद, क्योंकि उससे पहले कुछ मीटिंग्स चेयरमैन सेनेट की भी वजीर आजम से हुई तो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद वो इस रेस में शामिल हैं। दूसरा एक ज़िमनी सवाल इसमें यह भी करना चाहूंगी कि खुद उस बाप पार्टी में दो वाज़ेह ग्रुप बंदियां थी, जिसमें से एक जो थी वो चेयरमैन सेनेट को सपोर्ट करती थी और एक जाम कमाल साहब को सपोर्ट करती थी, जिनके ग्रुप में काकड़ साहब भी शामिल थे। तो आपको लगता है कि ओवरऑल पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया होगा काकड़ साहब के लिए? देखिए, नाम तो राजा रियाज साहब की तरफ से ही आया है, वो मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से इस तरह का नाम मैं तवक्को नहीं कर रहा था और खुश भी नहीं है मेरा ख्याल है हुकूमत के लोग। हाँ जी, और मेरे ख्याल में अगले 2-3 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आज जो सारे दोस्त तारीफ कर रहे हैं हुकूमती शख्सियत, यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इनके ऊपर आपको तनकीद करते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जो अपनी उनकी पार्टी है बाप पार्टी, मेरी काकड़ साहब से तकरीबन 1.5 हफ्ता कबल बात हुई और काफ़ी लंबी बात हुई, 20-25 मिनट बात हुई और उस पर भी एग्जैक्टली यही मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि बाप पार्टी किधर जा रही है, आपके डिफरेंट फैक्शंस हैं, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो उन्होंने वाज़े तौर पे मुझे बताया कि यार हमारी जमात के अंदर ये तकसीम है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हम इस तरफ जाएँ, कुछ की ख्वाहिश है कि हम उस तरफ जाएँ, कुछ की ख्वाहिश है कि हमें इंतखाबात तक वेट करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये आगे जाके निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो वो तो जमात के अंदर तो उनकी तकसीम है, लेकिन ये कैंडिडेट मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, कैंडिडेट ये राजा रियाज के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस हवाले से भी कि अब गवर्नमेंट जो इस वक्त बंद तो चुकी है, इन्होंने कहा है कि बड़ी मुख्तसर कैबिनेट रखूंगा, काम के लोग रखूंगा, बहुत ज़्यादा अखराजात नहीं करने, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन आपको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इस गवर्नमेंट का क्या होगा इलेक्शंस को मिलाकर? देखिए, आज भी खबर आई, सुबह मीडिया पे खबर चल रही थी कि निगरान वज़ीर आज़म साहब ने मईशत के हवाले से
कोई इजलास बुलाया है या कोई वो ब्रीफिंग वगैरह ले रहे हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक उसमें मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, इसलिए कि उनको तो ब्रीफिंग ये लेनी चाहिए है कि हम इलेक्शंस के लिए कितना तैयार हैं, इसलिए कि वो इलेक्शंस करवाने आए हैं, वो निगरान हैं, उनका टोटल आने का मकसद ये क्या है पता कि वो देखना चाह रहे हो, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, कि पैसे हैं भी इलेक्शन के क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल तो यही डिबेट होती रही कि खजाने में पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, वो हो सकता है वो देखना चाह रहे हों, उन्होंने मंगवाई हो चाबियां कि जरा खोल के दिखाओ कितना कुछ पड़ा हुआ है खजाने में, पर मेरे ख्याल में उनको तवज्जो देनी चाहिए निगरान सेटअप को इलेक्शंस के ऊपर। अब इस वक्त जब वो आए हैं, वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, लेकिन सना हो सकता है कि जब वो जाएं तो वो पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन निगरान वज़ीर एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पर आती हूँ। अच्छा, अब इस वक्त जो सिनेरियो है, जो इस्लामाबाद में एक आपको लगता है फिजा है, आप वाकई क्या ये 3 महीने के सेटअप के लिए आएंगे? जाते जाते नून लीग तो कह के चली गई है कि ये 3 महीने नहीं 4 माह भी लग सकते हैं, और हो सकता है टेक्निकली देखा जाए तो तकरीबन 6 माह लग सकते हैं। तो क्या वाकई ये 6 माह तक रुकेंगे या इसको एक्सटेंड करने का कोई माहौल बन सकता है? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, जो हालात और वाक़यात होते हैं उनको देख के ही हम तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान जो हमने देखा, 2 सूबों के अंदर वाज़े आइनी अहकामात के बावजूद, वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शंस नहीं करवाए गए। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपने आइन को फॉलो करना होता है, कहीं पे अगर आप आइन से इनहराफ करें तो अदालत आपको कहती है कि जनाब आप ऐसा नहीं कर सकते, इस पे अमल दरामद करें। इस सेटअप ने वो दोनों चीज़ों को एक तरह से रोन दिया, सेट असाइड कर दिया, पसे पुश डाल दिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनको रोकती है सिस्टम को कि आप इंतखाबात बर वक्त करवाएं। मुझे तो यही लगता है कि अगर हालात ठीक ना हुए तो इलेक्शंस आगे जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अतर इसमें एक नुकता और भी है ना। देखिए, 2 सूबों में इस वक्त निगरान सेटअप चल रहा है और अनलिमिटेड टाइम से चल रहा है। वो टेन्योर कब का ख़त्म हो चुका है जब इंतखाबात वहाँ होने थे, लेकिन कोई इस पे ना क्वेश्चन कर रहा है, ना इस हवाले से कोर्ट में जा रहा है, ना अदलिया सूबाई इवन जो लेवल के ऊपर अदालतें हैं वो भी इसके ऊपर बात नहीं कर रही हैं। तो जब वहाँ पर इसके ऊपर एहतजाज या रिजर्वेशन नहीं शो की जा रही, तो फिर विफाक में अगर ऐसा माहौल बनता है तो आपको लगता है कि कोई इस पर उंगली उठाएगा? देखिए, ये न्यू नॉर्मल है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के अंदर या तो होना कि हम एक ऐसी रियासत हों जो इर्तिकाई अमल से गुजर रही हो, जिसके पास कोई इमरानी मुआहदा, इमरानी मुआहदे से मेरा मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या आइन ना हो, वो हमारे पास मौजूद है, सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं 50 साल से, लेकिन उन सब को हमने पसे पुश डाला और अब वो एक नॉर्मल बन गया है कि जिसमें आपकी असेंबली के अंदर खड़े होकर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात कहती नहीं व्हाट इलेक्शंस, नहीं होंगे इलेक्शंस तो क्या होगा। तो यही तो एक वक्त जो एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, और अब क्या वफाक में वो चीज़ रिपीट होगी? अगर वो रिपीट होती है तो कतन वो जमहूरियत के लिए कोई नेक शगुन नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दबे लफ्ज़ों सब यही बात कर रहे थे कि इसमें सबसे पहले तो नून लीग है। नवाज शरीफ साहब वापस अभी तक नहीं आए हैं, अब ऑफिशियली कह रहे हैं कि जी मिड सितंबर तक आएंगे। तो इसका मतलब है ये तो खुल के सामने आ गया है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए नहीं आना चाहते। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जी हम आएंगे और उसके बाद अपने आप को इंसाफ के कानून के आगे पेश कर देंगे? तो वो तो मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने भी कर सकते थे। जी, इसके 2 पहलू हैं इस सवाल के। एक तो जिस तरह वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि हम ज़ीरो वो रिस्क रखना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं होगा मियां साहब के लिए वो वापस नहीं आएंगे। सियासत में तो ज़ीरो रिस्क नहीं हो सकता। अगर आपने सियासत करनी है, अपने बयानिए पे सियासत करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो पिछली हुकूमत थी उसमें जो शामिल वुज़रा थे, जो उनके सीनियर कायदीन हैं, वो बार बार इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए मियां साहब वापस नहीं आएंगे। जब नए चीफ जस्टिस आएंगे, काजी फाइज ईसा साहब, तब उनकी वापसी होगी। देखें, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक किस्म का बयानिया है, इसलिए कि आप आने वाले चीफ जस्टिस को वक्त से पहले ही मुतनाज़ा बना रहे हैं। खुदा न खास्ता आप ये तासुर दे रहे हैं कि वो कोई आउट ऑफ द वे जाके उनको रिलीफ देंगे। जो भी जज होगा, चाहे मौजूदा चीफ जस्टिस हों या आने वाले चीफ जस्टिस हों, तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। हाँ, फैसलों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। ये जो बयानिया है ये बड़ा मेरे लिए, मेरी नज़र में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। ठीक, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में जितना एंटी कैंपेन की गई हुकूमत की तरफ से भी, जो अब फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं वो तो बड़े अपराइट किस्म के मशहूर हैं। क्या नून लीग को या बाकी जमातों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो चाहे अपोजिशन की पार्टीज़ हों चाहे हुकूमत की, वो किसी की तरफ भी नहीं जाएंगे, उनका एक अपना स्टांस होगा, तो उनसे भी तो सख्त फैसलों की तवक्को करनी चाहिए? फिर देखिए, हम तवक्को करते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसलों की,
इस मुल्क में जो फैसले होने चाहिए वो इंसाफ पे मबनी होनी चाहिए। अगर कहीं पे मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई है या किसी भी लीडर के साथ ज्यादती हुई, वो नहीं होनी चाहिए। जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं चलेंगी, बहुत सारे मसाइल उठते रहेंगे। जो मौजूदा निज़ाम है, जो मौजूदा अदालतों का निज़ाम है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन सना, हम एंड ऑफ द डे एक जमहूरी माशरे में रहते हैं। जैसी भी जमहूरियत है, एक है तो सही है। अगर हम अदालतों के फैसलों को नहीं मानेंगे, इदारों का इस तरह तमस्खर उड़ाएंगे, फिर तो हम अनारकी की तरफ जाएंगे। तो इन सब को सोचने की जरूरत है और सिस्टम को चलने देने के लिए ना थोड़ा सा सबको एक एक कदम पीछे लेने की जरूरत है। चलिए, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस के, एक तो ये कि इलेक्शन आपने कहा कि करीब में होते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो क्या इसका मकसद ये होगा कि अदर देन पीटीआई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर आ चुकी हैं? क्योंकि स्टांस क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट तो काफ़ी अरसे से न्यूट्रल होने की बात कर रही है, तो जो डिले करवाया जाएगा वो फिर किसकी तरफ से करवाया जाएगा? देखें, अब इसमें इशू ये है कि पहले बयानिया ये था कि वोट को इज्जत दो। उस आई थिंक अभी भी इसी बयानी के ऊपर आ रहे हैं इलेक्शन कैंपेन नहीं, अब में। वो आंखों के तारे भी हैं ना थोड़े थोड़े, वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो आंखों के तारे भी हैं। ठीक। तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं। अब असल इशू ये है कि आपने गुज़िश्ता 16 माह के दौरान हमने जो देखा, देखिए सना, यहाँ पे कोई जमहूरी तौर पे या जमहूरी एतबार से चीज़ें आइडियल नहीं थी। पिछले दौरे हुकूमत में जो तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, उसमें आप कह सकते हैं कि जमहूरियत बीमार रही, बहुत सारे मसाइल रहे। लेकिन जो जमहूरियत को ठीक करने के लिए बड़े बड़े जमहूरी डॉक्टर आए थे, उन्होंने तो इसको कोमे में पहुंचा दिया। अब पीछे कोई चीज़ रह गई है? इस 16 माह के दौरान जिस किस्म की कानून साजियाँ की गई, जितनी तेज़ी से कानून साजियाँ की गई, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप ये उसी का फैसला देख लें, मुश्तरका मफादात कौंसल का जो फैसला था, हल्का बंदियों के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, रजा रुबानी साहब आइन उठा के सेनेट में बताते रहे कि 2 निगरान वज़ीर आला कैसे ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो फैसला करके गए। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमने इन 16 महीनों में अपने लिए खुद पैदा किए हैं जमहूरी एतबार से। अब उसके दूरस क्या नताइज निकलेंगे, मुझे लगता है कि ये सारा मामला ठीक होते होते काफ़ी अरसा लगेगा। बिल्कुल लगेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई, एक तो ये कि उसको स्पेस देंगे नहीं देंगे वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर स्पेस मिलता है तो क्या पीटीआई कम बैक कर सकेगी किसी न किसी हद तक, कि अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठ जाए? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि पार्लियामेंट में शायद ही पीटीआई नज़र आ सके। देखिए, अब हमने ये फैसला करना है कि या तो निज़ाम अवाम की मंशा से चलेगा। इसमें क्वेश्चन के दो पहलू हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, अवाम ने फैसला करना है, तो फिर तो सामने नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और उसकी पॉपुलैरिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले जाएं, आपने देखा पिछले दिनों एक ज़िमनी इंतखाब भी हुआ मुकामी सतह पे, वहाँ पे जिस तरह उनके वोट में 3 गुना इजाफा हुआ। तो वो तो बिल्कुल वाजे है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे तो वो लोग आएंगे। लेकिन क्या उनको ये मौका दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। इस वक्त जो सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड, जिस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलात का उनको सामना है, वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। बिल्कुल सही अहम नुक्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अतर कादमी साहब ने जाते जाते यकीनन पीटीआई के हवाले से जो बात की है। अब देखना यह है कि पीटीआई आया इन तमाम मुश्किलात को सामने रखते हुए ना सिर्फ इंतखाबात में उतरती कैसे है, और दूसरा ये कि उसका बयानिया क्या होता है एक ऐसे मौके पर जो खुद उनके पार्टी चेयरमैन जेल की सलाखों के पीछे। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद निगरान सेटअप के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन की जमातें सामने रख रही हैं वो उन्हीं से हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां तबसरा निगारों की राय ये है कि मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंजेस की एक लंबी फहरिस्त है, वहीं इत्तेहादी और अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, जिससे लगता यह है कि कंसेंसस शायद किसी न किसी स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं था। और अगर ऐसा है तो यकीनन जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस हवाले से जब इलेक्शन के मैदान में उतरेंगी तो कुछ ना कुछ राज की बातों से पर्दा ज़रूर उठाया जाएगा। लेकिन ऐसे मौके पर इस निगरां हुकूमत के पास, जिसके आगे सबसे बड़ी जो शख्सियत है यानी कि वज़ीर आज़म, उनके बारे में राय ये दी जाती है कि वो इंतहाई ना तो ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी अभी तक मौजूद है, बल्कि ऐसी शख्सियत हैं जो हुकूमती और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में भी पसंद की जाती हैं। लेकिन इससे कतई नज़र अब देखना ये होगा कि आया हुकूमती उमूर को चलाने में उनकी जो सुपुर्दगी है वो किस हद तक कामयाब होती है, हमें नजर आती है। सेगमेंट में हम इसी के ऊपर तफसीलन बात करेंगे और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है तारुफ करवाना चाहूंगी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जीडीए से है। सायरा साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, काकड़ साहब का सर चुनाव तो कर लिया गया है गैर मुतनाज़ शख्सियत होने की हैसियत से, लेकिन आपको लगता है कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निबरद आजमा हो सकेंगे सही मायनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से जो हमारा इम्तिहान था
कि ऐसा आदमी आए जो कि सबको काबिल कबूल हो, उसमें तो आपने हमें पास कर दिया क्योंकि आपने कहा कि वो सबको पसंद है और कोई हम्म। तनाज़ा सर बात उनके सर बारे में नहीं काम है। की बात आपने फौरन रिपीट कर दी है, वैसे चले लेकिन ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि क्या वो आपको अपनी हम्म। जो देखिए मेन उनका जो मकसद है कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। हम्म। उसके लिए अव्वलीन पॉइंट यही बनता है कि वो सबके लिए काबिल कबूल हो जो इस वक्त वो मौजूदा तौर पे हैं। हम्म। दूसरा अब इलेक्शंस के अंदर जो एक कह लें कि एक जो दरमियान में चीज़ आती है वो सेंसस है। सेंसस हम्म। की नोटिफिकेशन के बाद डीलिमिटेशन है। फिर हम्म। हमें फौरी इलेक्शंस पे जाना है। डीलिमिटेशन 3 से 4 माह का प्रोसेस है, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल मेरे ख़्याल से अनाउंस हो जाना चाहिए और हमें इलेक्शंस जो है वो जनवरी-फरवरी के अंदर मैं समझता हूँ कि मुझे नज़र आ रहे हैं। ये उनका अव्वलीन जो है वो मकसद है। दूसरा जहाँ तक माशी सूरत-ए-हाल है, देखें हम काफ़ी हद तक जो मुश्किल इक़दामात थे वो उठा गए हैं। अब उनके लिए जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि बजट के अहदाफ जो हैं उनको इंश्योर किया जाए क्वार्टरली, क्योंकि क्वार्टरली रिव्यूज़ होंगे स्टैंड बाय एग्रीमेंट के जो आईएमएफ से किया गया है। बिल्कुल। तो उनको उन टारगेट्स की अचीवमेंट जो है हम्म। वो एक इस हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। फिस्कल स्पेस कितनी हम्म। जो सेट थी उसके मुताबिक। तो ये चैलेंज मेरे ख्याल से अगर एक वो अच्छी टीम तश्कील दे देते हैं, हम्म। जो अभी चंद मेरे ख्याल से एक आधे दिन के अंदर कोई वाज़ेह सूरत-ए-हाल काबीना जो है वो बना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ वो ये ज़रूर अचीव कर पाएँगे। बाकी हमारी तरफ से उनको नेक तमन्नाएँ हैं। मुश्किल वक़्त है मुल्क मुल्क के अंदर, मुश्किल चलिए राणा हालात हैं। साहब, सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। ये बात सर दुरुस्त है कि उनका जो परसेप्शन है वो बड़ा अच्छा है, गुड बुक्स में वो आते हैं, किताबी भी बंदे हैं। लेकिन अब चैलेंजेस कुछ हमारे मुल्क के इस वक्त बड़े संगीन भी हैं। मैं सायरा साहबा का इंटेक लेना चाहूँगी। सायरा साहबा, ये जो शख्सियत चुनी गई है बहैसियत निगरां वज़ीर आज़म, आपको लगता है कि जो चैलेंजेस इस वक्त मौजूद हैं मुल्की सतह पर, उनको निमटना उनके बस में होगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, असूलन तो ये होना चाहिए कि वो निगरान वज़ीर आज़म है। 3 माह या 6 माह जो भी 90 दिन हम्म। के अंदर 3 माह के हम्म। अंदर आप इलेक्शन करवाएँ और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम इस बहस में क्यों जा रहे हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो इस मुल्क को कुरान से निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। वो तो निगरानी के लिए आए हुए हैं ना। हम्म। और कि जब जिस वक़्त पंजाब और केपी के इलेक्शन में उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमारा सब चलिए, आई थिंक आपको फ़ोन पे ले लेते हैं, आपके स्काइप में कुछ इशू है। मैं वापस एहसान साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर सारा साहब ने बात तो मुख्तसर की है क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी नहीं आ रही थी, लेकिन बात उन्होंने की है कि जी निगरां सेटअप के हवाले से सिर्फ इनको लाया गया है। तो वाकई जिस हिसाब से उनकी टीम की तैयारी हो रही है, आज भी उन्होंने एक मीटिंग की है जो इकोनॉमी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा मुझे एक ब्रीफिंग चाहिए। तो आपको लगता है सर कि वो वाकई सिर्फ 3 माह के अरसे पर मुहित होगा उनका सफ़र? देखिए ये 24 साढ़े 24 करोड़ का ये मुल्क है और संगीन माशी चैलेंजेस आगे दरकार हैं। केयर टेकर बिल्कुल वो केयर टेकर हैं जिनका अव्वलीन मकसद मैंने भी कहा इलेक्शन कराना है। लेकिन एक दिन भी जो है इस मुल्क के अंदर आपको फैसले करने होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है। आपको तो उसके लिए उनको एक अच्छी टीम को तश्कील देना चाहिए। ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है, हम्म। बहुत बड़ा ये मामला है। तो एक तो ये चीज़। देखिए दूसरा डेफ़िनेटली इलेक्शंस के ऊपर मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि हम्म। डीलिमिटेशन जो है वो 3 से 4 माह का प्रोसेस है। आज हम अक्टूबर में बैठे हैं। अगर 4 माह आप लगा लें तो डीलिमिटेशन अगर उसमें एतराज़ात का टाइम भी आप ऐड कर लें, तो ये दिसंबर मिड तक जो है ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। और हम्म। अगर ईसीपी चाहे इस पे तेज़ रफ़्तारी से काम करे, तो हो सकता है ये दिसंबर से पहले इस मामले को निपटा लें। लेकिन चलें आप उनको स्पेस दे दें कि दिसंबर 15 तक वो जो है इस मामले को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी के शुरू में मैं देख रहा हूँ कि फरवरी के उसके 2 सही। माह बाद हम्म। जनवरी और फरवरी के शुरू में मुझे नज़र आ रहे हैं। हम्म। इसके अलावा तो कोई और इससे मजीद रुकावट डिले जो नहीं है। हो सकता। और वैसे भी जी, सर सेनेट इलेक्शन है। अच्छा सायरा साहबा को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, सायरा साहब अभी तक हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन सर ये एक और अहम चीज़ भी है, वो ये कि सेनेट इंतखाबात भी आने हैं और लोगों की ये भी राय है कि जो सेटअप है वो टेम्परेरी तो हो सकता है, लेकिन मुल्क में कुछ बईद करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या पॉसिबल है। सर आपके अपने ख्याल में क्या मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत छोड़कर गई है तो वो यही सोच कर गए कि इन एनी केस सेनेट इलेक्शन से पहले हमें इंतखाबात में हर सूरत में जाना है, ये मुमकिन करवा सकेगी ये निगरां गवर्नमेंट? देखिए मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन डिले की कोई वजह होनी चाहिए। अब अगर इलेक्शन कोई 1-2 माह डिले हो रहे हैं, हम्म। मिसाल के तौर पे नवंबर से जनवरी पे जा रहे हैं या हम्म। फरवरी पे जा रहे हैं, उसकी वजह है कि
आइन के मुताबिक जब सेंसस नोटिफाई हो जाए तो फिर आपको डिलिमिटेशन और हल्का बंदियां करनी है। तो अगर ये वजह जब खत्म हो जाएगी, फिर क्या वजह है कि इलेक्शन डिले होंगे? ठीक। कोई वजह नहीं। अच्छा, और यही आइन सवाल के अंदर यही बस सवाल गुंजाइश यही सवाल मैं एहसान साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, यही सवाल सायरा साहबा से भी कर लेती हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम उनकी वीडियो नहीं देख सक रहे। सायरा साहबा, डिबेट आपने बड़ी अच्छी शुरू की थी कि हम इसके ऊपर क्यों बहस कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने कब तक आना है, लेकिन जो चंद एक माह है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें IMF की अगली किस्त भी आनी है, इलेक्शन भी कंडक्ट होना है, नई मरदमशुमारी से होना है, फिर इलेक्शन कमीशन को भी बाख्तियार रखना है, फिर टेररिज्म के हवाले से भी एफर्ट्स चाहिए कि इलेक्शन पीसफुली हो सके। तो आपके ख्याल में ये चैलेंजेस काफ़ी नहीं है निगरान सेटअप के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जब हम आइन तोड़ने की एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं तो फिर इसी गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दे देते। नया खड़ाग पालने की कौन सी जरूरत थी? मतलब जैसे अब इतने सारे चैलेंजेस हैं और वो इतनी, वो क्या कहते हैं, अजीब तरह की जो पिछले 20-25 दिन सिचुएशन रही है, तो यही आ जाते हैं। बाकी IMF का मुआहदा के एक किस्त अभी आनी है, वो तो इन्होंने बताया ना, मैंने कौन सा मुआहदा पढ़ा है कि सच्ची मुच्ची उसमें लिखा भी हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम क्यों नहीं किया? उस वक्त इन्होंने कहा था जब हम अक्टूबर में ये मर्दमशुमारी खत्म कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद ये कहानियां। आइन तो देखिए टूटना तो टूट गया। अभी जब भी इलेक्शन करवाएं इन जमातों को भी बोलने का या शोर मचाने का हक नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की कि जी भी 90 दिन के अंदर होंगे। 90 दिन को करते करते ये 15 फरवरी तक सब जमातों ने अपना माइंड सेट बना लिया है कि 15 फरवरी को होंगे। आज किसी ने मुझे बताया कि जून में होंगे। 15 फरवरी तक तो ये सबका बिल्कुल ही क्लियर है। लेकिन सारा साहब, जून में तो बजट है, फिर जून में भी नहीं होंगे अगर जून की बात की जा रही है तो। इसलिए माशाल्लाह के दौर में क्या होता रहा था, अब ऐसे ही होता था। अब नहीं होगी असेंबली या कुछ होगा। बाकी बजट में कौन सा गरीब आवाम के लिए कुछ होता है कि जो हम बजट का इंतजार करें या वो करें। इन्होंने कहा कि हदफ पूरे करने, वो तो अभी बजट पेश किया गया था जिसमें बड़े डेस्क पीटे गए थे, वो तो अहदाफ वो भी तब भी ऐसे ही थे, बस सिर्फ खाना पूरी थी। वो पूरी कहाँ से होने? आपने क्या आवाम को क्या सिल बट्टे पे पीस कर टैक्स का पैसा निकालना है या क्या करना है? अच्छा, क्या करेंगे हम? सायरा साहबा, अदब के साथ ना ये गुजारिश भी है कि नून लीग ये कहती है कि जो कुछ खजाना अगर खाली था तो वो हमारी वजह से नहीं हुआ था। PTI की गवर्नमेंट IMF एग्रीमेंट खराब कर गई, हमारे लिए मुश्किल पड़ गई। 8-9 महीने एफर्ट के बाद वो एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद कुछ सांस आई है मुल्क की मईशत को। तो वो जो चैलेंजेस छोड़कर पिछली हुकूमत गई थी, ये तो उसी के साथ फायर फाइटिंग किसी सिचुएशन में रहे। आपकी बात सही है। तो जब वो इतनी सारी बात होंगी, बिकॉज मैंने लास्ट भी सुना है कि वो बचाया था, तो फिर चलने देते ना, फटने देते उनको। किसने कहा है कि वो बारूदी सुरंग पर से उनका पाँव कर अपना पाँव रख लें? और जब आप असेंबली में होते हैं तो ये सारी अपोजिशन जमाते, इनके पास स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं और हर कमेटी में होते हैं, फाइनेंस कमेटी में, लॉ कमेटी में, हर चीज में होते हैं। तो इनको नहीं पता था कि ये क्या करके जा रहे हैं, मुल्क के खजाने की कौन सी हालत है? पहले 3.5 साल हम सुनते रहे कि उन्होंने खजाना खाली किया। पीपल्स पार्टी का दौर देखे तो वो कह रहे हैं उन्होंने खजाना खाली किया। तो किया किसने? जब ये सारे चैलेंजेस थे तो आपने, मैंने तो दावत नहीं दी थी ना कि प्लीज आए आके इस मुल्क को संभालें। तो वही बात है ना कि जिस बारूदी सुरंग है तो फटने देते उस जमात को। किसने कहा था कि लुढ़कते पत्थर के सामने से उनको हटाकर आप खड़े हो जाएं और फिर आप अपने इत्तेहादियों को खुश करने में ये सारी जो सब चीजें हुई हैं? किया तो कुछ नहीं है। अब कर्जा ही लेना है ना, आप अपना घर चला रही हैं, तो अगर आपने किसी से उधार लेके घर चला लिया तो इसमें आपकी कौन सी हद हुई? आपने घर का निजाम तो सही नहीं किया ना, अपनी बचत करके या कुछ वैसे तो घर नहीं चलाया, कर्जा लेने से। कर्जा तो पकड़े इधर उधर से, और इन्होंने भी कर्जा नहीं लिया। हमारे PM साहब इजहार कर चुके हैं 12 कि वो जो भी IMF की डील हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है। भले आप इतने सारे वो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी मुलाकातें की हैं IMF की जो सरबरा थी उनसे, वो मिलकर आए पेरिस में और उन्होंने भी इसमें काफ़ी इनपुट दिया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आर्मी चीफ ने सऊदी अरब, UAE और इस किस्म के जो दीगर ममालिक थे उसमें इंटरवीन करके, क्योंकि देखिए ट्रस्ट लेवल ही खत्म हो गया था। लेकिन चलिए ये क्वेश्चन मैं राना साहब की तरफ रखती हूँ। राना साहब, सर ये डिबेट अभी भी मौजूद है दबे लफ्ज़ों कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मार्शल लॉ बज़ाहिर अपोजिशन की जमातों को नज़र आ रहा है कि खुफिया तौर पर लगा हुआ है वो खुल कर लग जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसे इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे कि हमें लगे कि इलेक्शन जो है वो चले इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर हो जाएगा। सर ये अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा कैसे ख़त्म होगी? सबसे पहले तो खुफिया तौर पे मार्शल लॉ मैं नहीं समझता लगा हुआ है, तब शायद लगा हो जब इनके नैपी चेंज होते थे, तब लगा हो मार्शल लॉ जब इनके बिल जो है वो टेलीफोन इनको आते थे तो ये फिर बिल पास करते थे।
या तब लगा हो जब सेनेट के अंदर इनके नंबर नहीं पूरे होते थे, तो फिर इनके बंदों को वहाँ लाके या दूसरी जमातों के भी बंदों को जो है वो फ़ोन करके वो नंबर चेंज कर दिए जाते थे। फिर तो वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। तो अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो मईशत की बात है, वहाँ हमने इस्तेहकाम दे के हम गए। हम रिज़र्व्स को बिल्ड करके गए। मैं तो हम बात कर आईएमएफ रही के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक के नहीं गए, जिस तरह पीटीआई करके गई, मुल्क को एक माशी दलदल में डाल के गई। और बिल्कुल वो जमात नहीं फट रही थी, वो मुल्क फट रहा था। तो हमें इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि हम मुल्क को जो है तबाह होते हुए देखते, तो वो शायद हमारे ऊपर फिर सवाल उठता कि हमने क्या किया। तो हमने बेहतर समझा कि ये वक्त है कि हम एक ऐसी जमात से निजात हासिल करें जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी भी जिसने तबाह कर दी और जिसने मईशत को भी तबाह कर दिया। तो हमने इन सारी चीज़ों को दुरुस्तगी करने की कोशिश की इन 16 माह के अंदर। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करूँ, वजह होनी चाहिए है इलेक्शन की डिले की। अभी अगर कोई थोड़ी-सी भी ताख़ीर है, वो डिलिमिटेशन की वजह से है, जो कि आइन का हिस्सा है, आइन का प्रोसेस है। जब वो वजह ख़त्म हो जाएगी, कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन आप डिले कर सकें। बजट हम दे चुके हैं। हम इलेक्शन कमीशन को बजट एलोकेट कर गए हैं इस साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, कि उन्होंने इलेक्शन मुख्तस कराना है। फंड्स का इशू नहीं है, आईनी कोई रुकावट नहीं है कि आप इसको रोकें, तो कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन रुकेगा। हाँ, पहले अगर डिले हुआ, 90 दिन में नहीं हुआ इलेक्शन, तो जो आइन शिकनी की गई 63A की तशरीह में, जो इस सुप्रीम कोर्ट ने की, वो गैर आईनी फैसला दिया जिसमें लेकिन राना साहब, सर, आइन शिकनी तो बज़ाहिर हमें 2 सूबों में भी नजर आती है ना। मुझे सायरा साहब का इनपुट इसमें लेने दें। सायरा साहब, 2 हवालों से, एक तो ये कि अब जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तारीख मांगी कि जी बताएं आखिर इलेक्शन कब होंगे, तो उन्होंने कहा जी अभी हम आपको जवाब नहीं दे सकते। दूसरा ये कि आइन शिकनी की बात जो राना साहब कर रहे हैं कि वो नहीं होगी, तो फिर जो 2 सूबों में हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, पंजाब में और केपी में, वो फिर किस तरीके से आइन शिकनी के जुमरे में नहीं आता? हाँ जी, देखिए ना, ये तो जिस वक्त आइन की बात करते हैं हमारे साथी लोग, तो मैं तो बार बार उनसे पूछती हूँ कि फिर वो वहां पर उन सूबों में क्या है। अभी इन्होंने कहा था कि तो माशाल्लाह अभी तो नहीं लगा हुआ, पहले लगा हुआ होता था, पहले ये होता था, पहले वो होता था। सच्ची में मैंने भी आवाज उठाना चाहिए। जिस दिन एक्सटेंशन का बिल आया, उस दिन मैंने देखा कि हमारे से नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े बुर्ज बैठ गए नीचे, तो मेरी क्या हैसियत है वहां पर, क्या पिद्दी का सुरबा। तो इसलिए देखिए ना, आप जो बड़ी बड़ी जमातें, लीडर जिनके पीछे लाखों वर्कर्स हैं, वो डर के बैठ गए थे। सबने डरना था। और मजे की बात है, इनके पास 1.5 साल था। फिर वो बाजवा साहब भी थे, इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं कि बेटा मुल्क का हाल क्यों कैसे कैसे किया, कौन सी जमात लेकर आए हैं। और अभी जब हमारे वजीर आजम साहब कहें कि मैं आंख का तारा हूँ, राज दुलारा हूँ, तो मुझे बताएं फिर इसको क्या हम कहेंगे। आप इदारों के साथ आपकी इज्जत वाला रिश्ता हो सकता है, ये कौन सी लाडियां चल रही हैं कि मैं आंख का तारा हूँ। भाई फिर मेरा तो दिल में ख्याल आएगा, अगर कोई आंख का तारा, मेरी आंख का तारा मेरा बच्चा होगा, मैं तो उसके लिए कुछ भी करूंगी, मैं तो उसके लिए लोगों को कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग बगैर कहे भी तो आंख के तारे रहे हैं ना, उनको सिर्फ कहना नहीं पड़ा। अगर किसी ने कह दिया तो उस पर नाराजगी क्यों है? नहीं, नाराजगी नहीं, तो मैं कह रही हम देखें, सब रहे हैं हर दौर में। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, सबकी बात मैं कर रही हूँ। तो फिर हम ऐसे ना बोले ना कि सच बोलने से काम ले। ये बिल्कुल नहीं, बुनियादी बात आपकी सही है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन मसला ये कि बोला नहीं जाता। अच्छा राना साहब, सर, ये कुछ बातें सायरा साहब दुरुस्त भी फरमा रही हैं कि अगर हमारे सियासतदान मैच्योरिटी के साथ काम करें तो शायद मसाइल ना पैदा हो। सर, थोड़ा सा पुराना स्टेटमेंट है, लेकिन मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट जरूर करें। आप इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करते हैं, समझ भी आती है। सर, बिलावल साहब ने ये गवर्नमेंट खत्म होने से पहले कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे कि मेरे और मरियम नवाज साहिबा के लिए पॉलिटिक्स करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनको ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे लिए पॉलिटिक्स आसान हो मुस्तकबिल में। सर, आखिर क्यों जरूरत पड़ी उनको ऐसा बयान देने की? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनका क्या मीनिंग था, किस चीज़ को वो पॉइंट आउट कर रहे थे। जो फैसले किए काबीना का, तो बिलावल साहब भी हिस्सा थे और कहीं उन्होंने जो है डिसेंटिंग नोट नहीं लिखवाया। तो हर फैसले के वो जो हैं वो हिस्सेदार थे। तो मैं नहीं, यानी कि आपको क्या आपने मीनिंग लिया उससे, तो अगर आप मुझे बताएं तो फिर मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। मुझे उनकी बात जो है वो अब फैसलों में भी शामिल थे
और फिर उस पर तनकीद भी करें, तो वो फिर मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक, मैं सायरा साहबा से एक्सप्लेन करवा लेती हूँ। सायरा साहबा, आप भी शायद उस वक्त पार्लियामेंट में होंगी जिस तरीके से बिलावल साहब ने आखिरी दिन वो स्पीच की, और जो एग्रेशन उनका था, उनकी नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी अपने वालिद से भी और मुस्लिम लीग नून से भी। क्या वो बयान में कहना क्या चाह रहे थे, अगर आप हमें भी बता सकें? वो बयान उन्होंने आगे बोला भी तो था ना कि इदारों को अपने दायरे में रखने में हम नाकाम रहे। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा दायरा था जिसमें वो नाकाम। और इनकी बात को सेकंड करती हूँ कि जिस वक्त आप काबीना में बैठे हैं और हर फैसले में आपकी हाँ है, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जो भी बिल पास हुए अगर आपके 5 मेंबरान बैठे थे और आगे की क़यादत नहीं बैठी थी, तो इल्जाम थोड़ी लगा सकते हैं कि कल को कोई बात हो तो बोले हम तो नहीं थे। तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जो बातें सुनने में आती है, देखिए ये सियासतदान ही ये बातें करते हैं, कोई आम चलता बंदा ये बातें नहीं करेगा। यही करते हैं ना कि ये इनकी कबूलियत है तो उसकी मकबूलियत है, फिर इस किस्म के अल्फाज सुनने को मिल रहे, पीपल्स पार्टी पर से हाथ उठा लिया गया, फिर ये हो गया वो हो गया। अब मुझे नहीं पता, शायद इस बयान के तनाजुर, इस बातों के तनाजुर में उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस किस्म की बातें उस ऐवान की भूल भुलैयों, उन गुलाम गर्दिशों में रहती है। अच्छा, आखिरी सवाल सारे साहब आपसे भी, फिर उसके बाद राना साहब से भी करती हूँ कि आपको लगता है कि इस वक्त जो जमातें उतरेंगी, तो बज़ाहिर एक बड़ी जमात जो है पीटीआई, वो आपको सियासी मंजरनामे में कहीं नजर आ रही है अगले आने वाले इंतखाबात में, अगर तो अगले साल हो भी जाते हैं तब भी? देखिए जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाने में आए हुए हैं, वो उसका ब्रेक भी नहीं है, चले जा रहे हैं। तो कुछ कहना ऐसे, अब मुझे नहीं पता। देखिए ख्वाहिशात का इजहार भी होता है कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना हमारी। नहीं, लेकिन ऑफिशियली तो इस ख्वाहिश का इजहार किसी ने नहीं किया, ये तो वैसे एक मफरूजा मौजूद है। नहीं, वो राना तनवीर साहब का बयान था ना कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, अब ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। नहीं, तो चैप्टर आपको क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है? चैप्टर जब आप वैसे देखें, मतलब मेरी तो ज़ाहिर अपनी पार्टी है, लेकिन हम भी चारों तरफ देखते हैं लोगों का जुनून या जज्बा। मुझे नहीं पता कि अब हमारी अवाम, वैसे तो हम ब्रायलर मुर्गी कहाँ के बड़े हुए, इतनी हमारे में इतनी हिम्मत, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वोट वाले दिन वो क्या करते हैं और किस तरह वो होगा, अपना गमो गुस्सा उतारते हैं। जाहिर है मतलब इन्होंने वो हाइप क्रिएट करवा दी, और मैं कह रही हूँ ना जिन्होंने जो भी किया खुद किया। इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, उस पार्टी के अंदर थी, आखिरी दिन बहुत मुश्किल था उस पार्टी पर, मगर इन लोगों ने उनको फिर हीरो बना दिया। बिल्कुल, बहुत से इक़दाम ऐसे किए जिनसे हीरो बन गए। जी, तो बाकी जमातें अब ये क्या करेंगी, अब ये नहीं पता इसमें अपोजिशन कौन सी होगी। मैं बारहा एक जिक्र करती हूँ, आपने पीर साहब की प्रेडिक्शन कहा कि उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी और अपोजिशन ढूंढने से नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और आप यकीन नहीं करें, अभी वक्त आ गया है। 25 सरकार थे। जी, वो कोई नून कोई पीपी कोई इक़्तिदार नहीं, वो वक्त आ गया। और सायरा साहब ये भी हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप वीडियो पे भी हमारे साथ मौजूद होती, लेकिन लास्ट फ्यू मिनट से मुझे राना साहब का टेक लेने दें। राना साहब, बात दुरुस्त है कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, अब अगर ब्रायलर के बजाय देसी मुर्गी खा के उतरेंगे इंतखाबात के मैदान में, तो फिर तो ये डिफीट कर सकते हैं ऑपोजिशन या फिर बाकी पार्टियों को। आपको लगता है कि पीटीआई की कोई स्टैंडिंग मौजूद होगी अगले इलेक्शन में? सर मुख्तसर बता दीजिएगा, वक्त खत्म हो चुका है। देखिए पीटीआई तो तितर बितर हो गई है, केपीके हो, पंजाब हो, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। जो इस जमात ने इंतशार फैलाया, अब वो कानून के सामने और कानून के रास्ते निकलेंगे, अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ये अमल जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसमें जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं थे 9 मई के अंदर, उनको किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए और उनको बिल्कुल इंतखाबात में आना चाहिए। लेकिन जो लोग इसकी प्लानिंग, अबेटमेंट और एग्जीक्यूशन में शामिल थे, किसी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी तो ये राय है। और बाकी जो इसके अलावा जो पीटीआई है, उसके साथ हम मुकाबला लड़ेंगे और उसको बदतरीन शिकस्त देंगे, क्योंकि ये झूठ की सियासत करते रहे हैं। हमें यकीन है कि अवाम इस चीज़ को समझेगी कि जो प्रोपेगेंडा और नफरत की बीज इन्होंने बोए, वो मुल्क के लिए नुकसान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब और सारा बानो साहब हमारे साथ। यकीनन मौजूदा हुकूमत जो कि अब निगरान सेटअप की सूरत में मौजूद है, चैलेंजेस में इंतखाबात तो सर फहरिस्त है, लेकिन वो हुकूमत या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अभी अभी हुकूमत से निकली है, उनके लिए अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि इंतखाबात में उतरने के लिए आखिर बयानियाँ क्या रखेंगी। यकीनन पीटीआई इस वक्त
निशाने पर होगी न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्कि इसके अलावा उन तमाम जमातों के इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून जो कि पीडीएम की छठी तरह मौजूद थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि पीटीआई उसके रिएक्शन में किस तरीके से और क्या बयानियां लेके इंतखाबात में उतरती है। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।